बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर जवांकर जी सभी हैं। कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय खबरों का अपडेट आपको नहीं दिया। दे दें सर, आजकल अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ रहे हैं ना? बस ठीक है सर। तो कुछ वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि है क्या कि हमारे हालात जो हैं वो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। देश के कोई ऐसी किल्लत किसी चीज़ की कहीं हो नहीं रही है, कहीं ह्यूमन क्राई नहीं है, तो इसलिए हम लोग का भी उतना उधर ध्यान नहीं गया। अब राहुल जी कह रहे हैं लेकिन कि आर्थिक सुनामी आएगी, तो वो कब आएगी? अब तो 8 महीने हो गए, मतलब इस साल के, और जंग के मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए पूरे। ठीक बात। 2 महीने पूरे हो गए सीज फायर हुए। सीज फायर की मियाद खत्म हो गई है कल, ये नया है इसमें। और अब अमेरिका और ईरान ये 60 दिनों तक जो खामोश रहे, पूरी तरह तो नहीं रहे, कुछ कुछ करते रहते थे ऑफिशियली, लेकिन उसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ा दावा किया सीज फायर डेडलाइन खत्म होने के बाद। उन्होंने एक मैप शेयर किया जो आपकी स्क्रीन पर है और कहा कि यह अमेरिका का इलाका है। मतलब ये जो गोल सर्कल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा न्यू यूएस टेरिटरी, हमारी हो गई अब से। ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक जहाज नहीं निकलता, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ये जो इस तरफ वाला समंदर जो आपको नीला दिख रहा है, वहां पर यूएस नेवी खड़ी है, और वो कहते हैं कि यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाता हमारी मर्जी के बगैर। ईरान कहता है कोई अंदर नहीं आ पाता हमारी मर्जी के बगैर। अब ईरान ने हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल का फिर दावा किया और कहा कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नाकेबंदी कर रखी है, हमारी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं जाएगा। हॉर्मुज में अब कंट्रोल को लेकर के झगड़ा है। ईरान ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। देखिए, ये भी बदल गए सुर। अब ट्रंप कहते हैं, जो हर बार कहते थे बातचीत हो रही है, दे आर बेगिंग अस फॉर टॉक्स, अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से कोई बात नहीं हो रही। और ईरान कह रहा है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है हमसे कि वो हमसे बात तो कर लो कम से कम। अब देखिए इस पर ट्रंप ने क्या बताया। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we. 28 फरवरी, मुझे दिन भी याद है, ये जंग शुरू हुई थी जब ईरान, इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खमेनी की हत्या की थी। पहले दिन 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए ना सर? 28 फरवरी को ट्रंप साहब जंग हार रहे हैं और रोज बताते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। 6 महीने सुपर पावर ईरान जो है 6 महीने से लड़ रहा है, और ट्रंप दावा कर रहा है मैं जीत रहा हूं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया। ये दावा, और अगर अमेरिका में कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है तो वो धन्य है। देखिए, इस मामले में तो एक जिसको कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक कोई पैरामीटर रखते हैं, जैसे चावल भगोने में से एक निकाल के देखते हैं। जब अमेरिका को और अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को सो कॉल्ड मीडिएटर बनाना पड़ा, उसी दिन समझ में आ गया कि इसकी पूंछ कितनी दबी है। चलो कतर होता, चलो ओमान होता, तो समझ में आता कि ये वो देश हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका की स्थिति उस मामले में तो खराब हो चुकी थी, जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास गुंजाइश होती है, जब हम बार्गेनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास भी कुछ होता है, अमेरिका के पास कुछ नहीं था। और इस जंग में तबाह बर्बाद होने के बावजूद मैसेजिंग के लेवल पर, जिसको कहते हैं कि दबाव बनाने के लेवल पर, हम ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई में तो यही होता है ना, इससे थोड़ी ना होता है कि हम बचा सकते हैं, हम ज्यादा तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। वो संदेश देने में ईरान पूरी तरह से कामयाब रहा। और अब जहां पर मिड टर्म इलेक्शन के सामने खड़े हैं ट्रंप, वो इस तरह के बड़बोलेपन से कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हैं। अगर कुछ बहुत डिसाइसिव नहीं दिखा होता हुआ, तो यकीन मानिए कि सिर्फ इतना भर नहीं होगा। अभी जो लेटेस्ट जो अमेरिका में सर्वे आया है, अब तक के रिकॉर्ड लो पर है उनकी लोकप्रियता 33%। बहुत बुरी है जो लेटेस्ट है, इनकी अप्रूवल रेटिंग, इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो मात्र 33% रह गई है। ये अब तक का रिकॉर्ड लो है। और अगर वो इसी तरह से चलते रहे कि हमारा तो जहाज खड़ा है, अच्छा जहाज आपका खड़ा है, IRGC वाले गोली बरसा दे रहे हैं, जहाज आपका खड़ा है, परमिशन बिना लिए निकल जा रहे हैं, तो या तो आप तय करके बताइए कि आप कितने जहाज परमिशन लेकर निकलवा दे रहे हैं, और ईरान कितने जहाजों को रोक पा रहा है या परमिशन दे पा रहा है।
अगर ये नहीं बताएंगे तो दुनिया को अब साफ दिख रहा है कि जो वर्ल्ड पावर अमेरिका है वो ईरान से बुरी तरह से हार रहा है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु ये देखिए, एक ये चीज हमको जरूर जाननी चाहिए कि हमारे हालात जो हैं क्यों संभले हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है अभी भी। मैंने ये डेटा निकाला सर, एक कोई निकाले कि कितने एक दिन में कितने जहाज निकलते हैं? 10 नहीं, जो जहाज निकलते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। वो ओमान की 170 का है। निकलते कितने हैं? 170 के आसपास आजकल निकल रहे हैं इतने जहाज? नहीं निकलते थे, अभी इतने नहीं निकलते निकल थे रहे ना। अभी 75 तक ही निकल पा रहे हैं। अब देखिए, और वो ओमान की कोस्ट लाइन के साथ साथ निकलते हैं। हमारा बीच में क्रूड से नहीं ऑयल निकलते। हमारा क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे ज्यादा 43% से ज्यादा आ रहा है रूस से। नहीं तो और उसमें highest है। इससे पहले हाईएस्ट आता था हमारा ये मिडिल ईस्ट से, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से 54 से 60% हम यहाँ से ऑयल और गैस लेते थे अपना। ये आज 30% पे आ गया। नहीं, पर इसमें 60% बढ़ से गया 30%। हमारा ऑयल बिल जो है, अगर आप देखेंगे तो वो अप्रैल जुलाई में 56.5% सर बढ़ बिल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप ट्रेडिशनल जगहों से नहीं ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूं आपूर्ति की बात कर रहा हूं मैं केवल अभी, कि हमारी आपूर्ति क्यों बाधित नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अफेक्टेड एरिया मिडिल ईस्ट से जो 55-60% से आता था उसको आधा कर दिया, उसे शिफ्ट कर लिया ना। शिफ्ट उसको 30% कर दिया। 35% लेते थे प्री वॉर हम रशिया से, उसको हमने और 10% बढ़ा दिया, 43% कर दिया है हमने। लैटिन अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से हम 3.5% लेते थे, इस वक्त हम ऑलमोस्ट 13% ले रहे हैं, ब्राजील और वेनेजुएला से। उसी रशिया के कारण सर 100% सीनेट में पास करा दिया कि भाई रशिया से आप ले रहे हो तो लेकिन भारत तब पे- भी हम तो ले रहे हैं ना जरूरत। हाँ, उसके बाद भी ले रहे हैं। ये जीत की हालत ये है अमेरिका की कि अभी टर्की में जो है ट्रंप साहब थे एयरफोर्स वन में, और उनको रेगुलर वे में नहीं निकाला गया, उन्हें केटरिंग ट्रक में के जरिए निकाला गया ताकि किसी को पता ना चले। हालत डर की ये है, इस वॉर के ये परिणाम हैं इस वक्त। और जो अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो अलग है, जिसके कारण अप्रूवल रेटिंग और बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। अभी भी वहाँ पर बात हो रही है कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जिन सोल्जर्स की डेथ हुई है अमेरिका की, उनकी फैमिलीज को सुनना चाहिए हमें वो क्या क्या कह रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 150 जहाज निकलते थे सर, 6 से 10 जहाज पर डे निकल रहे हैं। 10 लेकिन अब सोचिए हमारी आपूर्ति अगर इन पर अभी भी उतनी निर्भर होती पहले जितनी, crisis तो हमारा हो क्या हालत इसी होती? की बात करनी चाहिए। हाँ। कोई अब सिलेंडर लेके और उसको काट के उसमें लकड़ी जला के चूल्हा नहीं जला रहा है सड़क पे। कोई नहीं कह रहा है कि फलाना जगह गड़बड़ हो गई है। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तब भी कहा जाता है कि देखो ये एक क्राइसिस हो गई। अगर सरकार ने इसको यूं संभाल लिया और 6-8 महीने तक संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वो खुला ही नहीं कभी, वो एक दिन के लिए भी नहीं खुला। सिर्फ 48 घंटे थे जिसमें यह भ्रम था कि खुल गया है और उसमें आईआरजीसी ने गोली दाग दी। तो एक तरह से कहें कि वो खुला नहीं, उसके बावजूद हम इस स्थिति में हैं कि हमारे यहां पेट्रोल पंप पर कतार नहीं लगती, हमारे यहां एलपीजी कनेक्शन के लिए मारामारी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रंट पर सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। और जो सीधे सीधे हम लोग बीच में आपके साथ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, एम्पावरमेंट। ये लोगों का, नागरिकों का एम्पावरमेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज सोचिए कि जरा क्या हालात होते। सबसे वो आर्थिक सुनामी जो हमने और हमारे जनरेशंस ने कभी नहीं देखी, जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी करते नहीं है। हाँ। राहुल गांधी की वो इच्छा थी, नहीं, लेकिन जैसे कोविड में इच्छा थी, जैसे इसमें इच्छा है। राहुल गांधी की तो ऐसा हर कोई वक्त खतरा इच्छा है होती देश के सामने? खतरा तो निश्चित तौर पर होता है जब इतना बड़ा एक खतरा आ जाए होर्मुज जैसा, लेकिन उसके बावजूद हम उस खतरे के बावजूद उस खतरे से निकल कर आए हैं, ये बड़ी बात है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। राहुल गांधी तो डिफाइन कैसे करते हैं भारत की विदेश नीति? बस गले मिला लिया संदीप दीक्षित को लाके। उतनी सोच राहुल गांधी के विदेश नीति को, वही राहुल गांधी इस तरीके से भारत की विदेश नीति को डिफाइन कर रहे थे। सर ये तो कमेंडेबल है, वैसे मानना थे। पड़ेगा। 6 महीने जंग किस तरीके से संभाला के भारत हालात सरकार में ये ने? संभालना विजय जी। नहीं, पूरी दुनिया भर में जो त्राई त्राई हुई और जिसकी आशंका यहाँ बनी हुई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सरकार ने। और हमारे यहाँ कोई उस तरह का संकट नहीं हुआ। उस तरह का क्या, मेरे ख्याल से किसी भी तरह का संकट सप्लाई चेन को लेकर तो नहीं हुआ। और दाम बढ़ने को लेकर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है जो थोड़ा वो एक बार एक दो किस्तों में बढ़ाया सरकार ने, लेकिन फिर उसके कमी बाद हुई भी है। बढ़ा तो। और पूरे देश में, और मैं कह रहा हूँ सप्लाई चेन में बाधा होती है ना तो ज्यादा मुश्किल होती है। आज देश बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले भी कहा था, पहले भी इस बात बढ़ना इशू कीमत बढ़ना अब इशू नहीं रहा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो तो ज्यादा ज्यादा बड़ी वो है तो अरे वॉर में एक चीज और हुई है नहीं,
यूएई ने, और यूएई हमारा पक्के वाला दोस्त हो गया ईरान है, से। यूएई ने ईरान के साथ सारे व्यापार और कमर्शियल लेन देन रोक दिए हैं। यूएई के मुताबिक ईरान ने उसकी समुद्री सीमा पर जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान ने यूएई के सभी आरोपों को खारिज किया है और ईरान कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। इसके बावजूद यूएई ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। ये कैंप जो है ना बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गए, सेपरेट हो गए, सेपरेशन बहुत क्लियर है। यूएस, इजराइल, यूएई और दूसरी तरफ बाकी मुल्क हैं। सऊदी अरब इधर होना चाहिए उसको, उसने एक अलग कैंप बना लिया। यूएई, टर्की, पाकिस्तान वो एक अलग गुट बन गया है। ऑल्दो वो हैं सब अमेरिका के साथ ही, लेकिन इतना एक्टिवली कोई नहीं है जितना यूएई है खुल करके। तो ये इस वक्त वहां की परिस्थिति बनी हुई है। चलिए, लेकिन ट्रम्प साहब परेशान है, इसको भी थोड़ा सा मार्क करना चाहिए। बिल्कुल परेशान। ऐसा मुझे कई बार याद आता है कि ऐसा नहीं कर सकते पूरी दुनिया के देश, जैसे घरों में हम करते हैं कि छोटा बच्चा आपको पता है कि वो नहीं जीत रहा, फिर उसको कहते हैं तुम जीत गए, अब वो खुश रहता है। तो वो खुद सर ही लेकिन फिर वही ऐसा बात नहीं है कर ना, सकते। खुद जीत गया तो हटा लेना ना, वहां ऐसे से ही अपनी पूछा। सेनाएं। ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, आप नाराज क्यों? मतलब ऐसा नहीं कह सकते कह सर। सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि जब कोई माने कि वो छोटा बच्चा है बाकी, लेकिन हमारे यहाँ अवधि में एक शब्द होता है नवादी, मतलब जिसके बदमाशी करना जिसके स्वभाव का हिस्सा है। तो ईरान भी तो वैसा ही है ना। एक चीज और हुई है जिसका कुछ लोग क्रेडिट ट्रंप को ही दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे हिस्से की दुनिया में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उसने एक आदेश दिया है जिसके बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर परेशान होंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हो सकता है आज इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए वहां के एक शिफा अस्पताल में। कर दिया गया है। बहन और भाई मिल लिए, वो तो शायद जेल में ही मिले, वो मुलाकात शायद जेल में मुलाकात हुई है उनसे। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि परिवार वाले इमरान खान से मिल सकते हैं, उनके बहन और लोग जो हैं वो जेल में मिले, ऐसा मुझे भी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ घंटों के अंदर उनकी बहन नौरीन नियाजी और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अडियाला जेल में, सर जेल में ही मिले। अडियाला जेल में मिले। ये मुलाकात करीब अडियाला जेल में 30 से 35 मिनट तक चली है। इस बीच खबर है कि शहबाज सरकार इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। मेरा सवाल यह है, और जो दुनिया पूछ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वहां का पाकिस्तान का आसिम मुनीर के आदेश के बगैर इतना बड़ा फैसला दे सकता है कि इमरान खान को अरे लोगों ने कहा कि मर गया इमरान खान जेल में, या ये तक आशंका जाहिर की, आंख खराब हो गई उसकी, एक आंख में दिखाई नहीं देता है, तब तो अस्पताल में भर्ती कराया नहीं, ले जाते थे आंख में इंजेक्शन डलवाते थे और रात को रात वापस ले जाते थे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि अपने अपने बूते आदेश दे देगा कि निकाल कर उनको अस्पताल में ट्रांसफर करो। तो लोग कह रहे हैं ये अमेरिका का दबाव है कि इस आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर जेल में इमरान खान को कुछ हो गया तो ये पूरे उस एरिया, वो पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो तो जाएगा। क्या इसके पीछे इमरान खान हो सकते हैं, वो अमेरिका हो सकता है? देखिए, अगर जो है पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि हम जो है इस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आसिम मुनीर और जो है बाकी लोग जो है वो इसके फेवर में होंगे कि इमरान खान बाहर आए। ये बात है नहीं, अगर चैलेंज करेंगे तो चैलेंज करेंगे। देखिए, इमरान खान का बाहर आना और बाहर आके फिर लोगों से संवाद करना, ये तो और मुश्किल पैदा करेगा जो है आसिम मुनीर वगैरह के लिए। वहां की जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल हैं उनके लिए इमरान खान एक खतरा है, वो तो साफ है। अब अमेरिका इमरान खान को किस तरह से बाहर निकालना चाहता है, उसकी क्या मंशा है उस एरिया में। देखिए, अमेरिका भी कोई ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान के हित में कोई काम कर रहा होता है, अमेरिका की वजह से ही इमरान खान जेल में, पहली बात तो ये अपने हित में काम कर रहा होता है वो सारी चीजें। और इमरान खान को भेजने, जैसे आपने कहा, इमरान खान को जेल भेजने के पीछे भी उन्हीं का सारा हाथ था। अब वो क्यों निकालना चाहते हैं, क्या वो अभी जो सत्तारूढ़ हैं उनसे कुछ मुश्किल? क्या लगता है सर आपको, इससे इमरान खान बाहर आएंगे तो क्या कुछ पॉलिटिकल हलचल होगी पाकिस्तान में? अभी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन पॉलिटिकल हलचल तो वैसे सिमर कर ही रही है पाकिस्तान में, और उसमें सारे कारण मिलकर पाकिस्तान की सरकार मुश्किल में है, जो और अलग अलग इलाकों में जो हो रहा है। और इमरान खान आते हैं तो इमरान खान के बाहर आने से कार्यकर्ता जो उनकी पार्टी के हैं उनमें भी थोड़ा बड़ा जोश होता है, लेकिन अमेरिका ही तय करेगा कि वहाँ पर कैसे सिस्टम को चलाना है। ओके, बड़ा क्लियर। मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पहले ये तो तय करें, चाइना तय करेगा, अमेरिका तय करेगा? नहीं, अमेरिका ही तय करेगा। वहाँ सरकारें तो अमेरिका ही तय करता है, सरकारें अमेरिका तय करता है। ये तो बात क्लियर हो गई बिल्कुल। वो डोनाल्ड लू नहीं था इनका, साउथ एशिया का जो था डिप्लोमेट, उसने जब जो वो इमरान खान जो वो दिखाते थे कि ये साइफर आया अमेरिका से, देखो फिर तो लिखा है कि सरकार बदलो तभी हमारे साथ संबंध अच्छे होंगे। पाकिस्तान ने अपना पाला बदल लिया, अगर ये बात है कि वो चीन के पाले से उठ के अब अमेरिका के पाले में।
अगर ये बातें हैं। नहीं सर, ये तो इनके जनरलों के नहीं, वो दोनों कबूलनामे अलग- हैं। दोनों अलग-अलग वो हैं। हामिद गुल था ना इनका जनरल आईएसआई चीफ, उसने ISI तो खड़े उस इंटरव्यू में कहा, हमने इसी प्रोग्राम में चलाया है उसका वो इंटरव्यू, कि अमेरिका तय करता है आर्मी चीफ कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा पाकिस्तान में। लेकिन ये बड़ा नया ये तो उसका संकट है आईएसआई चीफ का इंटरव्यू था। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा संकट होगा, क्योंकि अब इमरान खान के जितने समर्थक है पार्टी के लोग हैं वो फिर इमरान खान को वापस जेल जाने की स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, वो तो वापस इमरान खान को नेता बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, पीओके में अलग जो चलिए, कब्जा देखते करके हैं बैठे सर, वहां बवाल देखते मचा हैं। हुआ है। पहले तो वो कोशिशें करेंगे कि इमरान खान की कोई तस्वीरें बाहर ना आए, ये वाली कैसे आ गई पता नहीं, शायद अच्छा ये पुरानी है, ये तो जब जेल जाने से पहले की है, वरना तो कोई तस्वीर भी नहीं आई इमरान खान की आज तक। अच्छा, हमारे यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि आईएसआई के एक शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। ये लोग जो हैं 15 अगस्त के मौके पर 14 प्रदेशों में, मतलब अलग अलग प्रदेशों के अंदर बम धमाके करने वाले थे, अफरा तफरी मचाने वाले थे, और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस नेटवर्क के। ये है शहजाद भट्टी, यूएई में रहता है, दुबई में रहता है, बताया जाता है। गैंगस्टर था, आईएसआई इसका उपयोग कर रहा है, और इसने सोशल मीडिया के जरिए भारत में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, उनको मतलब धार्मिक वीडियोस वगैरह दिखा करके आरोप लगा, उस माध्यम से ब्रेन वॉश किया और उनको भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया और तैयार कर लिया। ऐसे 250 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से रिकवरीज में ग्रेनेड्स मिले हैं, आईडी बॉम्ब्स मिले हैं, अलग अलग तरीके के विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। ये सारी रिकवरी में दिखाया गया, जिन पर पाकिस्तान की मार्किंग है। पाकिस्तान से खास तौर पर पंजाब बॉर्डर से ड्रोन्स के जरिए और टनल्स के जरिए स्मगल करके ये वेपन्स और ग्रेनेड्स और हथियार, ये सब पिस्तौलें, ये शहजाद भट्टी ने पार कराई बॉर्डर से, ऐसा इसके ऊपर आरोप है। पाकिस्तान ने इस पर ऑफिशियली रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया और कहा कि भारत का मकसद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, अपने देश मतलब इंडिया की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाना है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचना है। तो पाकिस्तान कह रहा है हमारे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं भाई, आप ये जो भी हो। तो त्रिपाठी जी, मामला लेकिन बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ये कहेगा ही, लेकिन जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि जैसे दिमागी नक्सल किसी को कहते हैं, तो दिमागी आतंकवादी तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही हैं। आतंकवादी तो यहाँ आते हैं, लेकिन दिमागी आतंकवादी तो वही हैं। वही तो इसको तय करते हैं ना कि कौन आएगा, कैसे आएगा। और ये जितने नेटवर्क हैं, अगर एक देश का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जिस लेवल का ऑपरेशन ये करते हैं उसमें इनकी हैसियत है कि भारत जैसे देश के सामने ये कहीं सर्वाइव कर पाए। और ये सर्वाइव ही इस आधार पर करते हैं कि हमको एक देश का समर्थन है और हम एक तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपको ये बात परेशान करने वाली और चिंता में डालने वाली नहीं लगती कि 250 लोग पकड़े गए हैं जो भारत में धमाके करने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित थे, पूरे देश भर में, और न जाने कितने हैं। मैं जो बात कह रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा बचा के कह रहा था कि एक तो देश है, दूसरा उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना। लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ और हरियाणा में जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और जो लोग मिले, उसके अलावा जो अलग अलग नेटवर्क मिलता है, तो उनको यहां बाकायदा खाद पानी मिल रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अचानक हवा में आते हैं और उसको करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए ये जो नेटवर्क टेरर मॉड्यूल ये ध्वस्त किया गया है, ये बहुत बड़ा है। ऐसी चुनौती खत्म हो जाएगी ये नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये ऑन गोइंग है। आज आप करेंगे, दूसरा और कोई खड़ा करे, कोई और तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये लगातार कर रहा है। हाँ, उसका नेटवर्क कमजोर इस वजह से हुआ क्योंकि जो ये पीओजे वाला हिस्सा है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, वहां उसके जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है वो कमजोर पड़ गए, इसलिए ये मुश्किल हो रही है। लेकिन आपको, हाँ सर, इनको लीगल सपोर्ट देने वाले भी लोग तैयार हो जाएंगे इनको छुड़वाने के लिए। नहीं, जब पुलिस अरेस्ट करेगी, केस चलेगा, तो वकीलों की फोर्स तैयार हो जाएगी इनको बचाने के लिए। नहीं, पर देश की एक मतलब इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये भी तो है कि बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट जो है वो मतलब जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, इस साइड जो है पूरे भारत में नहीं हो पाया। आप तुलना नहीं कर सकते उसकी, पहले जो होता पहले होता था बाद कभी ऐसा बड़ा नहीं हुआ। और ये मतलब इसको मैं कल भी कह रहा था कि इसको थोड़ा और इसकी जानकारियां आए ना, शेयर करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है एक्चुअली। 250 लोगों को गिरफ्तारी और डिटेंशन बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी उपलब्धि कि सर अलग अलग उपलब्धि भी है, ढूंढ के बहुत बड़ी पकड़ना उनको, एक दिन के अंदर ऑपरेशन हुआ है सारा, एक दिन के ऑपरेशन 12 अगस्त को, 12 डे, कितनी लंबी तैयारी चली होगी, नहीं तो फिर नहीं पकड़े जा सकते। कितनी लंबी तैयारी चली सर होगी। इसका इतने लोग ये कनेक्टेड थे आपस में, कनेक्टेड लोग हैं। जैसे दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ था, वो एक आदमी भाग बच गया। हाँ, तो वो वही बात है, और वो एक साथ नहीं होता तो ये ऑपरेशन उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। उसको दो तीन आपको और छोटी छोटी खबरें मैं बता देता हूं।
टीएमसी पर जो कब्जे की लड़ाई चल रही है, अदालत में चल रही है, इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी वो आगे दिखाइए, ऋतव्रत बैनर्जी अगले 2 महीने तक नेता विपक्ष बने रहेंगे। यह कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल कह दिया है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ऋतव्रत की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल जज को 2 महीने के अंदर फैसला सुनाने को कह दिया है और कहा है कि तब तक ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष मानने का फैसला प्रोविजनल तौर पर माना जाएगा। और यह भी कहा कि बंगाल विधानसभा स्पीकर को नेता विपक्ष पर फैसला करने से पहले दोनों गुटों का पक्ष सुनना चाहिए था। मेरा सवाल इसमें यह है कि यह फैसला कोर्ट पहले करेगा या ये मतलब ये तो स्पीकर साहब का वो डोमेन हुआ ना, और स्पीकर साहब भी जब गुटों की बात करेंगे तो फिर वो प्राइमरीली इलेक्शन कमीशन के डोमेन में नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये स्पीकर सुप्रीम होता है असेंबली सर। का जो है वो स्पीकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम से है। इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर साहब को करना, और स्पीकर साहब ने तो पहले ही तय कर दिया, अब और क्या तय करना उनको। स्पीकर साहब के फैसले, स्पीकर साहब के फैसले पर ही तो ये बात हो रही है। पहले शिवसेना के तो दे दे, तब टीएमसी पे आना। स्पीकर के फैसला तो कहते हैं स्पीकर का फैसला सुप्रीम होता है। नहीं नहीं, चुनौती तो आप दे ही सकते हो ना उसको कोर्ट में जाकर, ऐसा नहीं है कि उसको चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन वो चुनौती की सुनवाई हो जाए। अब तो कितना टाइम बचा है विधानसभा की, 4 साल ही तो बचे। ये भी 2 महीने में सुनवाई आदेश देने का, फैसला देने का आदेश दे दिया ना कि 2 महीने में तय करो भाई कि ये एलओपी है कि नहीं है, ये कह दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारे मामले तो उलझे ही हुए हैं ना आपस में, सारे उलझे हुए। अगर पार्टी का फैसला हो जाए कि टीएमसी में जो है बागी गुटों की है, इनकी है सर, दो अलग अलग चीज है ना, दोनों अलग अलग बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो विधानसभा में इसका पूरा का पूरा सरकार के साथ का है। टीएमसी किसकी है, ये इलेक्शन कमीशन तय। हाँ, वो कह रहा हूँ ना, वो अलग चीज और है। वो एलओपी कौन है, वो जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और करेगा। राज्यसभा और लोकसभा तय करेंगे। असली मसला यही है, देश को बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म की तुरंत जरूरत है। बहुत बड़ी जितने जरूरत है। ये निर्णय हो रहे हैं, इस पर कोई काम ही नहीं होता। चाहे जिसके पक्ष में, और मैं इसीलिए कहता हूं कि चूंकि यहां अभी भाजपा मजबूत है तो इसलिए उसके उनको पक्ष लग में नहीं दिख रहे रहा। हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में भी जब आता है तो राज्यों में वो भी यही काम करते हैं। ऐसी जुड़ी हुई खबर है शिवसेना वाली, उसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की बहस चल रही है, जिसमें उद्धव गुट ने यह कहा है, ये पार्टी का फैसला हो रहा है, पार्टी उसके बाद चुनाव हो चुका है, सिंबल और सब कुछ मिल चुका है एकनाथ शिंदे को, और इलेक्शन के बाद वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप पार्टी किसकी सिंबल किसका, ये फैसला बाद में करो जज साहब, पहले ये जो लोग हमारे जो विधायक थे जो गए उधर चले गए, इनकी योग्यता अयोग्यता का फैसला करो। तो ये क्यों चाह रहा है कि ये काम पहले, उससे तो सरकार गिरने का, सरकार वो तो लेकिन चुनाव हो गया, वो तो उसके बाद वाला है। नहीं, लेकिन सरकार उसको भी खारिज कर देगी ना। खारिज कि कर आप देगी। उसी मतलब आप पार्टी छोड़ के गए ना, ये चाहा इसलिए उद्धव ठाकरे कि अगर उस पर फैसला हो गया इनके फेवर में तो जितने विधायक हो सारे योग्य माने जाएंगे सर। वो उसमें उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन हो गया ना नहीं, लेकिन सरकार उसको मानेगी, ऑर्डर दे दिया अगर, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गया सरकार उसमें सरकार ये क्या काउंट करेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट। अयोग्यता अगर से अयोग्य फर्क हो अब गया क्या पड़ेगा? तो फिर आप मॉरल अयोग्यता से सिर्फ ये होगा कि उद्धव ठाकरे कहेंगे कि देखो उस वक्त हमारी बेईमानी सरकार की, ने हाँ। छीन लिया गया, लेकिन अभी क्या है, अभी तो बाकायदा जनता ने चुना है, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। अब तो एक ही चीज है कि आप कहेंगे पार्टी खारिज करो। मोरल विन के तौर पे भी देखो ये बेईमानी की जाती है, ये केवल कहने के लिए हो जाएगा। या ये उनको लगता होगा भाई पार्टी पर अधिकार का फैसले आने में देर लगेगी, तो पहले जल्दी ये बता दो कि इससे वो क्या लोगों ने फर्क ठीक पड़ है। जाएगा? पार्टी के फैसले पर तो फिर भी उनका कुछ फायदा हो उसी सकता पर है जो उस पर है। फायदा हो भी सकता है। पार्टी एक आखिरी खबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा फैसला किया है। विजय सरकार ने अब यह डिसीजन ले लिया है कि मैटरनिटी, तीसरा बच्चा अगर सरकारी नौकरी में कोई महिला है तो महिला कर्मचारियों की तीसरे बच्चे को जन्म देने पर उनको 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी, मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभी तक तमिलनाडु की उन महिला कर्मचारियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मिलती थी जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं, मतलब तीसरे बच्चे पर नहीं मिलती थी, केवल 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती थी। अब वो कह रहे हैं कि तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी आपको। इसका मतलब आप प्रेरित कर रहे हैं कि तीसरा बच्चा भी कीजिए, इंसेंटिव है ये तीसरे बच्चे पर। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था आप याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में हुआ था कि 3 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे तो किसी को 40,000 किसी को 50,000 बर्थ पर दिया जाएगा। सोने की अंगूठी भी था। सोने की, अब ये क्यों कर रहे हैं? तमिलनाडु का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है 1.4। अब ये हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन वाली झगड़ा है वो क्या है कि हमने बर्थ कंट्रोल कर लिया तो हमारी लोकसभा की सीटें तुम कम कर दोगे। हमको ऐसा नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए। इनका हो गया 1.4। 2.1 होता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब अगर आपका 2.1 से नीचे आ जाए कि एवरेज पर महिला 2 बच्चे से
कम जन्म दे रही है देश में, तो पॉपुलेशन रिप्लेस होने लगती है। सरल शब्दों में पॉपुलेशन घटने लगती है एक वक्त के बाद। इंडिया उस पर आ चुका है। इंडिया का एवरेज TFR रेट 1.9 है। उसका एक हम एक्चुअली डिक्लाइन में जाना शुरू कर चुके हैं, मतलब अभी आबादी बढ़ेगी लेकिन उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो गई है। तमिलनाडु में वो 1.4 आ गया है, तो वो इंसेंटिव दे रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। आप बताएं, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसमें एक और फर्क होता है कि जनरेशन ओल्डर होती जाती है, बुजुर्ग जनरेशन होती ओल्डर जाती है, मतलब पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी नहीं आती है, वो भी एक देश के लिए बड़ा नुकसान वाला। ये जो सोच रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने किया था, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है। ठीक है, इनका ठीक ही कंसर्न है। ठीक, पॉलिसी के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे पे हम दे रहे थे और तीसरे बच्चे पे भी माँ को 1 साल की वो मैटरनिटी लीव मिलेगी, 12 हफ्ते ही दे रहे थे ना पहले, ठीक है, मतलब इनका कंसर्न जायज है। बिल्कुल जायज। संघ प्रमुख के कहने के बाद और भी है कि जैसे रूरल में आप कह रहे हो 1.9 इंडिया में है, जो अर्बन है वो और कम है, 1.5 है। नहीं, मैंने तो एवरेज देखा है, एवरेज वैसे ही बता रहा हूँ। और कंसर्न की बात है जो अभी सारे लोग बात भी कर रहे थे कि हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बिल्कुल ही गड़बड़ा चुका है, और ऐसे में अगर यही रफ्तार चलेगी तो लोग जो हमारे देश में, जिसमें हम गर्व करते हैं कि हमारे पास यंगर जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं सर इस रफ्तार पे भी आपकी पीक पॉपुलेशन कितनी होगी पता है? 170 करोड़। वो तो होगा ही, हम 170 करोड़ तक जाएंगे, फिर कम होना शुरू होंगे। इमेजिन कीजिए ना, देश को आप देश को कितनी नौकरियां दोगे, कितने स्कूल अस्पताल बनाओगे, ये भी तो सोचो साहब, देश को खिलाना भी होता है। एजुकेशन पर भी तो सोचो साहब आप। और फिर वो ये संघ प्रमुख के कहने पर करा फैसला इन्होंने, पता नहीं सर, संघ प्रमुख की कितनी बात सुन रहे हैं? संघ प्रमुख ने कहा था कि सर हो गया सर, बहुत धन्यवाद सर। हर्षवर्धन जी, विजय जी आपका, राहुल जी, जमीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।